ओके बच्चों, चैप्टर चल रहा है हमारा पार्टनरशिप फंडामेंटल। नेक्स्ट क्वेश्चन है एग्जाम्पल 12 टीएस ग्रेवाल। देखिए ये क्वेश्चन पार्ट में करना है ना, पूरा क्वेश्चन तो इजी है, बस जो चीज चेंज है वो मैं आपको समझा देता हूं। इसके अंदर इसमें एक लाइन दी हुई है, असीम टू गेट 10% कमीशन ऑन प्रॉफिट आफ्टर अलाउइंग सैलरी टू निहार। मतलब आपको इसने ये बोला है कि असीम को जो आप कमीशन दोगे वो नेट प्रॉफिट पे दोगे, लेकिन उस वाले नेट प्रॉफिट पे दोगे जिसमें से निहार की सैलरी कट चुकी हो, मतलब डिडक्ट हो चुकी हो। तो आप क्या करेंगे, क्वेश्चन के अंदर जो आपको देखिए, समझिए आपको क्वेश्चन जब आप पूरा पढ़ेंगे ना अपने घर से, तो इस क्वेश्चन के अंदर आपको जो आप नेट प्रॉफिट निकाल के लाएंगे वो निकाल के लाएंगे 2,47,000। ठीक है, वो क्वेश्चन में आप जब पूरा सॉल्व करेंगे, जब आपको समझ में आ जाएगा कि 2.5 लाख रुपए में से 3,000 रुपए का मैनेजर कमीशन घटाना है और 8,000 रुपए की इंटरेस्ट ऑन लोन बाय पार्टनर माइनस करनी है और 8,000 रुपए की ही इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर प्लस करनी है, तो वो सब मैंने नहीं पढ़ा क्योंकि वो कराई हुई चीजें हैं। फिलहाल काम की बात यह है कि जो आपको क्वेश्चन जब आप सॉल्व करेंगे तो जो आपका नेट प्रॉफिट होगा वो है 2,47,000। अब आपको क्या करना है, अगर आपको असीम को कमीशन देना है तो आपको कैसे निकालना पड़ेगा कमीशन। तो उसने बोला था कि असीम को कमीशन देने के लिए आपको निहार को जो सैलरी देनी है उसको पहले रफ में माइनस कीजिए, फिर जो प्रॉफिट बचेगा उसका 10% आप असीम को कमीशन देंगे। तो निहार की सैलरी दी हुई है क्वेश्चन के अंदर 60,000, तो 247 माइनस 60,000 ये आपका बचेगा 1,87,000। इसका 10% जब आप निकालेंगे तब आपको पता चलेगा कि असीम को जो कमीशन देना है वो अमाउंट आपको मिल जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इलस्ट्रेशन 57 टीएस ग्रेवाल। इसमें कह रहा है पी और क्यू वर पार्टनर इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो 5:3। दो पार्टनर है, दोनों का रेशियो दिया हुआ है। आगे आपको इसमें एक लाइन बोली है कि दे एडमिटेड आर एज अ न्यू पार्टनर फॉर 1/8 शेयर। मतलब इन्होंने नया पार्टनर है आर, उसको 1/8 शेयर के लिए लेके आ रहे हैं इन द प्रॉफिट। ठीक है, ये भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आगे इसने बोला है द न्यू पीएसआर बिटवीन P and Q will be remain same। जो नया पीएसआर है वो सेम रहेगा, मतलब जो उनका ओल्ड था वही ओल्ड पार्टनर का न्यू प्रॉफिट शेयर रहने वाला है। ठीक है साहब, तो ये कुछ बातें हैं जो हमें इस क्वेश्चन में समझनी है। तो बेटा इसमें आप ये समझो कि इसमें आप जो मतलब आप इसमें ये समझो, इसमें न्यू पार्टनर आ रहा है तो आपको इसमें क्वेश्चन में बोला गया है कि पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाओ। तो जब आपको पीएनएल एप्रोप्रिएशन बनाना है तो नए वाले पार्टनर को इंक्लूड करते हुए बनाना है, क्योंकि नए पार्टनर का एडमिशन हुआ है और गारंटी वारंटी का भी कॉन्सेप्ट है। तो जो आप प्रॉफिट का डिस्ट्रीब्यूशन करोगे वो तीनों पार्टनर में ही तो करोगे। भाई पी और क्यू पुराने पार्टनर थे, लेकिन उसके बाद इन्होंने अपनी फर्म में आर को भी पार्टनर बना लिया और लास्ट में आपको जो प्रॉफिट दिया हुआ है क्वेश्चन के अंदर वो 4 लाख रुपए दिया हुआ है। तो वो जो 4 लाख रुपए का प्रॉफिट है पहले वो तीनों पार्टनर में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए। तो वो डिस्ट्रीब्यूट किस रेशियो में करोगे वो आपको समझना है। तो भाई सीधी सी बात है, जो नया पार्टनर है उसको आपने बोला है कि भाई तुझे हम 1/8 शेयर के लिए लाएंगे, और दूसरी चीज उसने बोली है कि जो बाकी के पार्टनर है उनका ओल्ड रेशियो जो था वही उनका न्यू रहेगा। तो अगर आपको न्यू पीएसआर निकालना है तो कैसे निकालोगे, या तो आप इसको एक ऐसे कर लो कि लेट टोटल प्रॉफिट 1। ठीक है, फिर आपका जो नया वाला पार्टनर है आर का प्रॉफिट शेयर है 1/8। अगर आप इसको इसमें से माइनस कर देते हो तो रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर आ जाएगा 1 माइनस 1/8, दैट इज 7/8। इस रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर को आपको ये आपका रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर आ गया। इसके बाद इसने क्वेश्चन में बोला है कि आप इस रिमेनिंग प्रॉफिट शेयर को उनके न्यू रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। उनका ओल्ड रेशियो क्या था, पी और क्यू का ओल्ड रेशियो आपको क्वेश्चन में दिया होता पी और क्यू का 5:3, और इनका अभी जो न्यू रेशियो है ना वो भी यही है 5:3। तीनों का नहीं, केवल पी और क्यू का, और ये रिमेनिंग का ही तो इसको आप इसमें डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हो। यानी कि पी का जो प्रॉफिट शेयर है वो कितना हो जाएगा 7/8 इंटू 5/15। तो ये आ गया आपका 7×5 = 35, 5/15 नहीं 5/8, तो ये हो गया आपका 64 पी का न्यू पीएस। ठीक है साहब, और क्यू का न्यू पीएस
7/8 इंटू 3/8, 21/64 न्यू पीएसआर। तीनों का पीएसआर निकालना पड़ेगा आपको। पी का हो गया 34/64, क्यू का हो गया 21/64 और उसका था 1/8। 64 एलसीएम आ गया 35/21/8। तो आप जो प्रॉफिट है ना 4 लाख रुपए का, वो आप इस रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, यानी कि 4 लाख इंटू 35 डिवाइडेड बाई, इसको टोटल करेंगे तो कितना हो गया, ये 5 और 1 6 और 8 14, एक हासिल लगी 2 और 3 5 और 1 6 64। ठीक है सब। अब आप इसको 4 से काटोगे तो 4 से गया, 4 1 कम 4 6 चौक 24। ये पॉइंटों में आ रहा है क्या? कट जाएगा, ये पूरे पूरा कट जाएगा। 4 से गया 1 लाख बार, 4 से गया ये भी 4 बार, 4 से गया ये 25,000 बार, है ना। फिर अभी ये 4 से पूरा पूरा चला जाएगा और ये चला गया 6250 ना। अब 6250 को इंटू जरा 35 से करो। 6250 को इंटू जब आप 35 से करोगे तो ये कितना आएगा, देखो बेटा 35 5 जा 5 5 जा 25, तो वहां से लगी, चलो वैसे ही कर लेते हैं। 625 इंटू 35, 5 5 जा 25, 5 2 जा 10 और 12, 5 6 30 और 1 31, 3 5 जा 15, 3 दूनी 6 और 1 7, 3 6 18, 5 7 8 8 और 3 11 2, तो ये आपका आ रहा है 218,750। ये आ गया आपका पहले वाले पार्टनर का प्रॉफिट। मेरी बात समझ में आ गई ना। पी का आ गया, ऐसे ही फिर आप इसको डिस्ट्रीब्यूट करके क्यू का निकालेंगे और फिर आर का निकालेंगे। उसके बाद आप अपना अपना गारंटी वाला कॉन्सेप्ट लगाएंगे। तो ये थोड़ा सा यूनिक क्वेश्चन था। गारंटी में रेशियो डिस्ट्रीब्यूट करना आना चाहिए था आपको, तो वो मैंने समझा दिया। कोई बात नहीं समझ में आई हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। क्लियर है भाई? चलिए पॉज, फोटो ले लो इसकी। 58 टीएस ग्रेवाल, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 58 टीएस ग्रेवाल। देखिए इसमें सब कुछ नहीं करना, केवल एक पार्ट समझना है हमें। इसमें एक लाइन दी हुई है, बाकी तो पूरा क्वेश्चन आप खुद से कर लेंगे, इजी है। एक लाइन जो मुझे समझानी है वो समझ लो। 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। 10%, समझिएगा, 10% ऑफ डिविजिबल प्रॉफिट इज टू बी ट्रांसफर्ड टू जनरल रिजर्व। अब आप ये बोलोगे सर इसमें क्या नई चीज है, आपने पीछे की वीडियोस में वाला टॉपिक समझा तो दिया था, बट वेट, है इसमें एक नई चीज जो आपसे पेपर में शायद गलती हो जाए, इसीलिए इसको हाईलाइट करके लाया हूं क्वेश्चन को। इसमें मालूम है क्या नई चीज है? जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे ना, तो आपके पास जो नेट प्रॉफिट है ना, वो सफिशियंट नहीं है। समझो, कॉन्सेप्ट दे रहा हूं, ये कॉन्सेप्ट के सारे कॉन्सेप्ट निकाल निकाल के ला रहा हूं बाहर। जब आप अपना क्वेश्चन सॉल्व करोगे ये वाला, तो नेट प्रॉफिट आपको सफिशियंट नहीं मिलेगा। तो ये रूल तो आपको पता है कि जब नेट प्रॉफिट सफिशियंट नहीं होता, तो आप जो ईच पार्टनर का जो एप्रोप्रिएशन होता है, ईच पार्टनर को इंडिविजुअली जो एप्रोप्रिएशंस मिलने हैं उनके रेशियो में, ईच पार्टनर के एप्रोप्रिएशन के टोटल के रेशियो में आप लोग जो अवेलेबल प्रॉफिट होता है उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं। लेकिन वहां एक बात ध्यान रखना कि वहां आपको एक चीज इग्नोर करनी पड़ेगी, दैट इज ये ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। ये था कॉन्सेप्ट इसमें, समझ रहे हो? जब आप एप्रोप्रिएशन का टोटल करोगे ना पार्टनर वाइज, फिर उस क्वेश्चन में जब आपके पास प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं है, तो उस क्वेश्चन में जनरल रिजर्व प्रोवाइड नहीं किया जाएगा, क्योंकि आपके एप्रोप्रिएशन ज्यादा के बैठ रहे हैं और आपको जो प्रॉफिट है वो कम है। तो जब आपके लिए वो प्रॉफिट अप्रोप्रिएशन के लिए पूरा नहीं पड़ रहा, तो जनरल रिजर्व में कहां से ट्रांसफर कर दोगे? तो लोग बाग जल्दबाजी में गलती कर सकते हैं कि ये रेशियो में बांट दे कहीं, कि जो प्रॉफिट है उसका 10% निकाल के कहीं आप उन तीनों पार्टनर के रेशियो में एप्रोप्रिएशन के टोटल में जोड़ दो, तो गलत हो जाएगा। इसको इग्नोर करना पड़ेगा लाइन को, इसीलिए क्वेश्चन मैंने आपको चूज करके दिया है। ठीक है, नेक्स्ट प्रैक्टिकल 46 टीएस ग्रेवाल, ये आपको फुल करना है घर से। और जो पीछे वाला क्वेश्चन बताया था वो केवल वो कॉन्सेप्ट नोट्स में लिख लेना। जो जिनको मैं फुल बोल रहा हूं वो पूरे घर पे जाके सॉल्व करना कॉपी में, और जिनको केवल एक पार्ट कॉन्सेप्ट के रूप में दे रहा हूं उसका वो नोट्स कॉन्सेप्ट के रूप में वहां पर बना लेना। पूरा करने की नीड नहीं है ना। पूरे करने वाले क्वेश्चन में ऑलरेडी बता के चल रहा हूं कौन से पूरे करने हैं। प्रैक्टिकल 46 ये फुल करना है। क्वेश्चन पढ़ देता हूं मैं, समझते हैं जल्दी से। एबीसी पार्टनर्स है, ड्यूरिंग द ईयर एंडेड 31 मार्च 2024 ईच ऑफ द पार्टनर विड्रू 10,000 रेगुलरली। हर पार्टनर ने 10,000 रुपए की ड्राइंग करी है, ठीक है। अच्छा, इसमें पर मंथ नहीं लिखा हुआ है, केवल ये लिखा हुआ है कि 10,000 रुपए रेगुलरली निकाले हैं। चलो पढ़ लेते हैं, शायद हो सकता है आगे लिखा हो। ए विड्रू इन द बिगिनिंग ऑफ द फर्स्ट 6 मंथ ऑफ द ईयर। मतलब ए ने ड्राइंग तो करी है,
लेकिन थ्रू आउट द ईयर नहीं करी है, पहले 6 महीने करी है। बी विड्रू इन द मिडिल ऑफ द मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ, इसने भी पहले 6 महीनों के लिए ड्राइंग करी है और हर महीने के मिडिल में की है। इनका इंपैक्ट एवरेज पीरियड पे आता है ना। और सी विड्रू एट द एंड ऑफ द मंथ फॉर फर्स्ट 6 मंथ। तो इस कंडीशन में जब आपकी जो ड्राइंग का टेन्योर है वो केवल फर्स्ट 6 मंथ्स के लिए, आई रिपीट माई वर्ड्स, लास्ट 6 मंथ के लिए कॉन्सेप्ट अलग है, मतलब आपका एवरेज पीरियड चेंज हो जाएगा। फर्स्ट 6 मंथ के लिए एवरेज पीरियड अलग है। जो अभी हम अपन एवरेज पीरियड निकालेंगे वो फर्स्ट 6 मंथ वाला है, उसको लास्ट 6 मंथ में अप्लाई मत कर देना। अगर आप बिगिनिंग में कर रहे हो गाइज, अगर आप बिगिनिंग में ड्राइंग कर रहे हो, अच्छा पहली चीज तो यहाँ पर ड्राइंग कितनी होगी, ये इसने थोड़ा सा मुझे लग रहा है प्रिंटिंग मिस्टेक की है, इसने 10,000 क्या क्या पर मंथ नहीं लिखा है ना, तो आप समझ जाना कि ये 10,000 रुपए पर मंथ की ड्राइंग होगी। तो आपकी जो ड्राइंग होगी, जल्दबाजी में गलती आप कर सकते हो, एक ही टोटल ड्राइंग्स कितनी होंगी, बस कर दी गलती, देखा साच को आंच किया है ना। वी हैव अ एग्जाम्पल, ये आपकी जो ड्राइंग होगी दैट विल बी 60,000, क्योंकि केवल 6 महीने के लिए ड्राइंग हुई है। ठीक है, ये छोटी छोटी मिस्टेक्स होती है जो पेपर में गलती हो जाती है हमसे। इसके अलावा बेटा जो आप इसका एवरेज पीरियड निकालोगे, एवरेज पीरियड का क्या फॉर्मूला है, ड्राइंग मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट वाली ड्राइंग। तो सबसे पहली वाली ड्राइंग जब आप बिगनिंग में कर रहे हो तो पहली ड्राइंग करोगे 1 अप्रैल को, तो वहां से कितने महीने रह गए, 12 महीने रह गए ना, कर दिए सबने बेवकूफ को। यस, वहां से रह गए आपके 6 महीने, नहीं, वहां से रह गए आपके 12 महीने। क्यों सर? क्योंकि वो पूरे साल की आयु की जाती है। यस, यही तो खेल है इसके अंदर। मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग, आपने पहली ड्राइंग कब की है, 1 अप्रैल को, वहां से रह गए पूरे आपके 12 महीने। यस, और जो लास्ट वाली ड्राइंग करी है वो आपने कब करी है, 1 मार्च क्या दिमाग खराब हो गया, ये आपने करी होगी 1 सितंबर को, क्योंकि ड्राइंग आपकी केवल 6 महीने के लिए। देखो था ना कंफ्यूजिंग पॉइंट। अभी आपको शुरू में लग रहा था, सोच रहे होंगे सर ये क्या इजी इजी क्वेश्चन करा रहे हैं, मेरा हर एक क्वेश्चन यूनिक है, कोई भी क्वेश्चन रिपीट नहीं है इतने सारे क्वेश्चंस में भी। शायद इस चैप्टर में 60-70 क्वेश्चन करा दिए, एक भी रिपीट नहीं है, सब यूनिक है। 60-70 की 70 क्वेश्चंस में जो कॉन्सेप्ट है कुछ ना कुछ यूनिक है सब में। इसमें जो आपका कंफ्यूजन था वो यही होता है पेपर में कि मंथ लेफ्ट आफ्टर फर्स्ट ड्राइंग 12 प्लस मंथ लेफ्ट आपकी सबसे लास्ट वाली ड्राइंग। भाई जब 6 महीने के लिए ड्राइंग कर रहे हो तो जो 6वीं ड्राइंग होगी वो 1 सितंबर को होगी, तो वहां से जो आपके मंथ बचेंगे वो कितने बचेंगे, वो बचेंगे 7 महीने। ये आप शायद सोच भी नहीं पा रहे थे, या सोच रहे थे तो गलत कर देते, कंफ्यूज हो जाते हैं पेपर में। अब यहाँ डेफिनेटली 6 के हिसाब से कैलकुलेट कर देते। अब यहां से क्लियर कर दी मैंने ये वाली चीज कि अगर आप 6 महीने के लिए फर्स्ट 6 मंथ, आई रिपीट अगेन फर्स्ट 6 मंथ, लास्ट के लिए अलग कैलकुलेशन हो जाएगी। फर्स्ट 6 मंथ के लिए जब आप ड्राइंग कर रहे हो तो आपका बिगिनिंग वाला टेन्योर रहेगा, एवरेज पीरियड रहेगा 9.5। और अगर मिडिल की बात होगी, अब तो वैसे निकाल ही लोगे ना मिडिल का और एंड का, इसके बेस पे कर लेना इस क्वेश्चन को पूरा घर से। इसमें करना क्या है, इसने बोला है कैलकुलेट आईओडी एट द रेट 6%, तो ठीक है आईओडी तो फिर आप निकाल ही लोगे। ठीक है, नेक्स्ट ये पार्ट फुल नहीं करना, बातें नहीं, पार्ट थोड़ी सी मेन मेन लाइनें इसके अंदर वो मैं समझा रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा। इसमें बोल रहा है दो पार्टनर है, एक्स और वाई, समझ में आता है। देखो ये बोल रहा है एक्स इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 10,000 पर मंथ। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से सुनना। एक्स को आप सैलरी दे रहे हो 10,000 रुपए मंथली, ठीक है, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर पार्टनर्स सैलरीज। एस के बाद एपोस्ट्रोफी साइन लगा, इसका मतलब सारे पार्टनर्स की सैलरी के बाद। मतलब वो ये कह रहा है कि आप जो एक्स को कमीशन दोगे वो उस प्रॉफिट का 10% दोगे जो सारे पार्टनर्स की सैलरी को उस प्रॉफिट में से घटाने के बाद आने वाला है। ठीक है, बट बिफोर चार्जिंग कमीशन, पर उसमें से कोई भी कमीशन नहीं घटना चाहिए। ठीक है ना, कमीशन नहीं लेस होना चाहिए, रफ में करनी होती है कैलकुलेशन। कमीशन लेस नहीं होना चाहिए, केवल सैलरीज सबकी लेस हो जानी चाहिए। तो उस प्रॉफिट का 10% आप एक्स को कमीशन दोगे। वाई इज एंटाइटल्ड टू अ सैलरी ऑफ 25,000 पर एनम। वाई की सैलरी में पता है 25,000 रुपए पर एनम, एक इंटू 12 मत कर देना, पर मंथ और पर एनम में फर्क होता है। ठीक है, एंड कमीशन ऑफ 10% ऑफ द नेट प्रॉफिट, उस नेट प्रॉफिट का देना है जो कह रहा है कि आफ्टर चार्जिंग ऑल कमीशंस एंड पार्टनर्स सैलरीज।
सारे कमीशन कटा दो, सारे सैलरी कटा दो, अब जो नेट प्रॉफिट आएगा उसका 10% आपको वाई को कमीशन देना है। और नेट प्रॉफिट बिफोर प्रोवाइडिंग सैलरीज एंड कमीशन, ना उसमें से कमीशन कटा हुआ है ना सैलरी कटी हुई है, वो वाला नेट प्रॉफिट है हमारे पास 4,20,000। और शो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट, और जहां डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट कहता है वहां एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाना होता है आपको विद वर्किंग्स के साथ, ठीक है। तो गाइज इसमें अगर आपको देख सकते हो नेट प्रॉफिट है आपके पास 4,20,000। अगर आपको एक्स की सैलरी देखनी हो तो शायद गिवन है क्वेश्चन में, एक्स की सैलरी गिवन है 10,000 पर मंथ, तो पूरी साल की हो गई 1,20,000। वाई की सैलरी आपको गिवन है 25,000 है ना, वाई की सैलरी ईयरली दी हुई है 25,000 रुपया। अगर मैं बोलू नेट प्रॉफिट आफ्टर ऑल सैलरीज तो वो होगा 4,20,000 माइनस 1,20,000 माइनस 25,000, है ना। पर ये अभी हमें निकालने को, रुक जाओ, पहले हमें एक्स का कमीशन निकालना चाहिए। एक्स के कमीशन की शर्त क्या है? एक्स के कमीशन की शर्त है कि नेट प्रॉफिट में से सभी पार्टनर की सैलरी घटा दो। अच्छा इसीलिए निकाली थी, सभी पार्टनर की सैलरी माइनस कर दो पर कोई भी कमीशन ना हो, ठीक है। तो एक्स का कमीशन निकालने के लिए नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज, ये हो गया 4,20 माइनस 1,20 माइनस 25, तो गाइज ये हो जाएगा आपका 2,75 और इसका सीधा सीधा 10% दे दोगे आप, तो ये हो गया आपका 27,500। ये आ गया आपका एक्स का कमीशन। अब आपको निकालना वाई का कमीशन। वाई का कमीशन उसने बोला है कि वाई को जो आपको कमीशन देना है उस पैसे देना है जिसमें से सैलरीज भी कट गई हो सारी और कमीशन भी कट गया हो। तो सैलरीज कटाने के बाद तो नेट प्रॉफिट इतना ही गया था, नेट प्रॉफिट आफ्टर सैलरीज एंड एक्स कमीशन, एक्स का कमीशन और सैलरी घटाने के बाद वाला नेट प्रॉफिट कितना हो गया 2,75 माइनस 27,500, क्योंकि सैलरीज घटाने के बाद तो इतना था ही, उसमें से एक्स का कमीशन आपको मिल ही गया, वो और लेस कर लो, तो अब ये आपका बचा कितना 2,500 कम कर लो 2,47,500। ये आ गया आपका वो प्रॉफिट जिसमें से सारी सैलरीज घट गई, एक्स का कमीशन घट गया, बट अभी वाई का कमीशन घटना बाकी है। लेकिन उसने इस पे 10% नहीं बोला है, इसमें से वाई का कमीशन घटाने के बाद जो प्योर नेट प्रॉफिट आएगा उसका बोला है, यानी कि ये बिफोर है और आपको निकालना है आफ्टर पे, तो मैनेजर कमीशन टाइप का फॉर्मूला लग जाएगा। यानी अगर आपको वाई का कमीशन निकालना है तो शॉर्टकट क्या है अपने पास, प्रॉफिट बिफोर चार्जिंग हिज कमीशन मल्टीप्लाई रेट, रेट कितनी 10 अपॉन 100 प्लस रेट, तो 247,500 इंटू 10 अपॉन 110। तो अब आप इसमें 11 का डिवाइड मारेंगे, 11 दूनी 22, 2 हासिल लगी 27, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 22,500 रुपए आपका वाई का कमीशन आ गया। बाकी फिर पूरा क्वेश्चन अपना आराम से सॉल्व कर लेंगे, ओके ना। चलो कोई नहीं, शुरुआत अच्छी है, अंत तो सब भला हुआ ही हुआ। नेक्स्ट है आपका टीएस ग्रेवाल का प्रैक्टिकल 30, पूरी डी के कवर की है, पूरी टीएस कवर की है। टीएस ग्रेवाल का प्रैक्टिकल 30 पार्ट पूरा नहीं करना, जो कॉन्सेप्ट समझा रहा हूं उसके नोट्स बना लेना रिटन में। देखिए भाई इसमें क्या है, क्वेश्चन बहुत शानदार है। इसमें आपको क्वेश्चन में एक बैलेंस शीट दी हुई है और आपको इसमें आपसे बोला गया है कि आईओसी निकालनी है, तो डेफिनेटली बैलेंस शीट के अंदर जो कैपिटल होगी वो क्लोजिंग होगी। तो जब आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल बनाओगे ना, तो आपको पता है एक बात, बैलेंस शीट के अंदर सौदे क्या दिए हुए हैं, दो पार्टनर है लॉन्ग और शॉर्ट, दोनों की कैपिटल बैलेंस शीट के अंदर दी है क्लोजिंग वाली। बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व दिया है, लिसन, बैलेंस शीट के अंदर जनरल रिजर्व दिया है और बैलेंस शीट में असेट साइड में फिक्स्ड असेट्स और अदर असेट्स दी हुई है। बैलेंस शीट के बाहर ड्रॉइंग्स दी है दोनों पार्टनर की, और प्रॉफिट जो दिया है वो दिया है 1.5 लाख रुपया। इसमें देखो लैंग्वेज क्या लिखी है, ध्यान से सुनना, प्रॉफिट फॉर द ईयर वॉज ₹1,50,000 out of which 1,10,000 was transferred to general reserve। मतलब 1.5 लाख रुपए का आपको प्रॉफिट हुआ है, जिसमें से 1 लाख रुपए का प्रॉफिट आपने जनरल रिजर्व में ट्रांसफर किया है, और वही जनरल रिजर्व 1 लाख रुपए का बैलेंस शीट के अंदर दिख रहा है। तो जब आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल बनाओगे, तो जो आप क्लोजिंग कैपिटल से ओपनिंग कैपिटल बनाते समय जो आप पीएनएल एप्रोप्रिएशन का जो प्रॉफिट होता है, जैसे हम शेयर ऑफ प्रॉफिट कहते हैं, उसको आप माइनस करते हो, तो आप कितना करोगे, बेवकूफी मत कर देना, 1.5 लाख रुपए डिस्ट्रीब्यूट मत कर देना कि सर प्रॉफिट तो 1.5 लाख है, सिर्फ 50,000, 1 लाख भी नहीं। हाँ, और जनरल रिजर्व तो कैपिटल से अलग दे रखा है ना बैलेंस शीट में, इसका मतलब उसका इंक्लूजन ही नहीं है उसके अंदर, उसका एक्सक्लूजन कैसे कर दोगे आप, समझ गए। तो आपको जो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करना होगा वो केवल 50,000 रुपए का करना होगा। आई होप सो बात समझ में आ गई होगी। चलिए ओके।